हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आ गया हूं मैं एक और चैप्टर लेके आपकी एमपी बोर्ड की प्रिपरेशंस के लिए। हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं वेटेज के हिसाब से। अगर आप वहां देख के कंफ्यूज हैं कि ये सीक्वेंस में क्यों नहीं है, तो भाई सीधी सीधी बात है, जो चैप्टर जितने ज्यादा मार्क्स का है वो उतना पहले अपलोडेड है। जैसे कि चैप्टर 10 सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है तो वो सबसे पहले अपलोड किया गया है। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी 8 मार्क्स की कैटेगरी का चैप्टर है। तो यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के साथ करें, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। इस चैप्टर में हम समझेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। एक और बात, हमने ऑब्जेक्टिव टाइप का पार्ट 1 डाल दिया है जिसमें हर एक तरीके के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। तो विद दैट सेड, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और, हमने अकाउंटिंग थ्योरी 1 शॉट की सीरीज जो शुरू की है उसमें एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। और अगर आपको बीएस से टाइम मिल रहा है उसके पहले, एग्जाम के पहले, तो आप साथ में अकाउंटेंसी भी करते चलें ताकि बचे हुए 5 दिन जो आपको मिलेंगे उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें और अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर काम कर सकें। नो डाउट हम आपके साथ बने रहेंगे, लेकिन ये वो समय है जहां पर डटे रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो एक व्यक्ति से लेकर बहुत बड़ी कंपनी तक हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में पैसे मैनेज करता है। बट नॉर्मल लाइफ में हम ये टेक्निकल टर्म नहीं यूज करते जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। बट बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो ऐसे शब्द यूज करती हैं ताकि वह क्लैरिटी बनी रहे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ही सीधा ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने पैसे का इस्तेमाल कर रही है। अंदर चल के इस चैप्टर में कई सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, तो उन टेक्निकल टर्म्स को समझने के लिए एक टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है, आपकी नॉर्मल लाइफ के लिए भी, आने वाले अकाउंट्स के लिए भी और इस चैप्टर की क्लैरिटी के लिए भी। और वो शब्द क्या है? वो है शेयर। हाँ जी, जो आप शेयर मार्केट में शेयर सुनते हैं उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपको पता नहीं है कि शेयर मार्केट कैसा काम करता है और साथ में जो कंपनी है वो शेयर कैसे इशू करती है, तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको समझाने वाला हूं और वंस एंड फॉर ऑल आपकी लाइफ टाइम प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हो जाएगी। तो मान लेते हैं एक कंपनी है राजू लिमिटेड, अब ये अपने शेयर इशू कर रही है। तो मान लेते हैं कि ये कंपनी, इसके पास अभी मार्केट में पहुंची नहीं है, ये सिंपली इसके पास जो टोटल एसेट हैं, एसेट मतलब कैश, मशीनरीज, इन्वेंट्री, बिल्डिंग, सब कुछ मिला के इसकी जो वैल्यूएशन है ये 1 करोड़ रुपए की है। अब मान लेते हैं राजू को जरूरत पड़ती है कितने रुपए की? 50 लाख रुपए की। तो ये जो 50 लाख रुपए है, बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल में भी ये यूज होगा। और आप अगर मेरे पिछले वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता है एक एग्जाम्पल पढ़ लेने के बाद पूरी थ्योरी जो है कितनी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है। तो यहां राजू को जरूरत है 50 लाख रुपए की। अब ये क्या कर सकता है? बाहर से पैसा अरेंज कर सकता है ना, या ये कहीं ना कहीं अंदर से पैसे अरेंज कर सकता है ना। अब यहां अगर वो बाहर से पैसे लेगा तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर डेट आएगा, है ना। लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं ऐसे पैसे अरेंज करे जो उसके खुद के हों या उससे संबंधित हों, तो वो कहीं से भी उसके ऊपर उधारी लेकर नहीं आएंगे। वो क्या कहला जाएंगे? वो कहीं ना कहीं जाएंगे किस कैटेगरी में? ओनर्स फंड की कैटेगरी में। और ये क्या कहलाएगी? ये चली जाएगी लाइबिलिटी में, या आप यूं कह लो कि डेट में, है ना। सो इन दैट केस आप खुद सोचो, कंपनी की इमेज कितनी खराब होगी अगर उसकी बैलेंस शीट में दिखाई दे कि भाई ये 50 कंपनी 1 करोड़ की और 50 लाख का क्या लेके बैठी है? लोन लेके बैठी है या डिबेंचर दे के बैठी है। डिबेंचर क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपली डिबेंचर समझ लो। पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्या करा इन्होंने? बैंक से लोन ना लेके आम जनता में ये अनाउंस कर दिया कि हमें पैसे की जरूरत है, आप हमें लोन दे दो। तो जनता आएगी, इनसे डिवेंचर लेगी जो कि एक डॉक्यूमेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा। इसके बदले में जनता पैसे दे देगी किसको? कंपनी को, और उस पैसे का यूज ये कर पाएंगे, लेकिन है तो अल्टीमेटली डेट। ठीक है, तो यहां आउटसाइड लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी।
अब यहां आता है स्मार्ट मूव कि आपके पास आपकी सारी चीजें भी हैं, आपने बाहर से पैसा भी नहीं लिया, और कहीं ना कहीं आपकी जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और वो कैसे होगा? राजू ने लगाया दिमाग, बोला भाई साहब एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, इस 50 लाख को अरेंज करने के लिए मार्केट में जाएंगे शेयर लेके। तो अब ये क्या करेंगे, इनके जो 1 करोड़ की वैल्यूएशन के एसेट्स हैं उसका मालिकाना हक डिसॉल्व कर देंगे। बोलेंगे कि भाई हम जो 50 लाख है ये कर रहे हैं डिसॉल्व, मतलब इस 50 लाख के ऊपर जो हमारा मालिकाना हक है, जो क्लेम है, इसे हम छोड़ रहे हैं और ये शेयर मार्केट में ले जा रहे हैं। तो इसने क्या करा, 100 रुपए के मान लो 50,000 शेयर मार्केट में शेयर दे दिए। अब आम जनता आएगी, ये शेयर खरीदेगी और बदले में राजू को जो है वो पैसे देती जाएगी। तो यहां जनता को मिल गए शेयर, राजू को मिल गए पैसे। और इसी वजह से जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक भी कहलाते हैं। सुना होगा ना, शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे, क्योंकि राजू ने जो अपनी एसेट्स डिसॉल्व करे हैं, मालिकाना हक डिसॉल्व किया है, इसे किसी और ने खरीदा है और अब ये हक उनको मिल चुका है, और इसी वजह से शेयर होल्डर कहलाते हैं मालिक। और यहां पर जो शब्द यूज होता है वो होता है क्या? ओनर्स फंड। क्या होगा? ओनर्स फंड। कितना स्मार्ट मूव था ये। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज भी नहीं दिखेंगी, सारा का सारा ओनर्स फंड दिखेगा। ये हो गया क्लियर। अब जिन लोगों ने ये खरीदा है, शेयर खरीदे हैं, आगे चल के कंपनी क्या करेगी? ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि राजू को पैसा मिला, वो इन्वेस्ट करेगा और पैसे कमाएगा। तो जो लोग उस कंपनी में पैसे डाले थे उनके पैसे भी बढ़ेंगे। एंड दिस इज हाउ शेयर मार्केट वर्क्स। ऐसे ही शेयर मार्केट में जो लोगों को पैसा मिला होता है ये आगे बढ़ता है। कंपनी लॉस में जाती है तो वो भी लॉस में जाते हैं, कंपनी फायदे में जाती है तो शेयर होल्डर भी फायदे में जाते हैं। अब ये जो शेयर होल्डर्स हैं इनको बढ़े हुए शेयर वैल्यू तो मिलती ही है, साथ में सालाना जो कंपनी मुनाफा कमाती है उस प्रॉफिट से कुछ हिस्सा हर साल कंपनी देती है। किसको? शेयर होल्डर्स को। तो वो पैसा जो प्रॉफिट के तौर पे कंपनी दे देती है किसको? शेयर होल्डर्स को, इसे बोला जाता है क्या? डिविडेंड। अब याद रखना, ये जो टर्म यूज होंगे ये हम यहीं क्लियर कर चुके हैं, तो चैप्टर में हम एक फ्लो में आगे बढ़ेंगे ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। तो एक बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है कि कितने अच्छे से उस बिजनेस ने अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट कर रखा है एसेट्स में, और साथ ही साथ में उसके जो ऑपरेशन है वो कितने अच्छे से चल रहे हैं, कितने टाइमली चल रहे हैं, और साथ में कितना चीपली वो फाइनेंस अवेलेबल या अरेंज कर पा रहे हैं। अब चीपली का मतलब क्या हुआ? कम से कम खर्चे के साथ। अगर ओनर्स फंड है तो सस्ते से सस्ते दाम में मिल जाए, या बाहर से आ रहा है तो कम से कम इंटरेस्ट में आ जाए, यानी कि या बैंक का लोन हो या डिवेंचर हो, सस्ते से सस्ते दाम में मिले, चीपेस्ट होना चाहिए। बिजनेस फाइनेंस की बात अगर हम करें तो जो पैसा जरूरी होता है बिजनेस एक्टिविटीज के लिए वही कहलाता है बिजनेस फाइनेंस। और इसकी जरूरत होती है क्यों? ताकि बिजनेस चल सके, बिजनेस को खड़ा किया जा सके, बिजनेस को एक्सपेंड करके और ज्यादा डाइवर्सिफाई किया जा सके, मतलब विस्तृत किया जा सके। साथ ही साथ में डाइवर्सिफाई मतलब मल्टीपल बिजनेसेस में या मल्टीपल ब्रांचें डाली जा सकें। अगर कोई टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स खरीदने हैं तो वो खरीदे जा सकें। रोजाना के जो खर्चे हैं वो मैनेज किए जा सकें, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदना, बिल्स पे करना, सैलरीज देना, ये सारी चीजें। तो इसी वजह से ये जरूरी हो जाता है कि जो फाइनेंस है ये बहुत अच्छे से अवेलेबल हो, ताकि जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी अच्छे से स्मूथली रन कर सके। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो बिजनेस फाइनेंस होता है ये बिजनेसेस का क्या कहलाता है? लाइफ ब्लड। और मैनेजमेंट इसी वजह से इस पर काफी ज्यादा स्पेशल अटेंशन देता है। खैर मैनेजमेंट का क्या, हर एक व्यक्ति पैसे पर ध्यान देता ही है, ऐसे थोड़ी है कहावत, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये कंसर्न रहता है किसके साथ? फंड के साथ में, कि इसका जो फ्लो है ये कैसा चल रहा है। साथ ही साथ में इसमें कई सारे डिसीजंस भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। नाउ व्हाट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड? पैसों को
हासिल करना, जो फंड्स हैं उन्हें कैसे हासिल किया जा रहा है, जो मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में समझाया, वो भी एक तरीका था फंड्स को प्रोक्योर करने का। जो बिजनेस चला रहा है व्यक्ति वो खुद फंड ला सकता है, शेयर मार्केट से ला सकता है, बैंक से लोन ले सकता है, डिवेंचर से लोन ले सकता है, कई सारे तरीके हैं। एंड दीज मीन्स आर कॉल्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा फंड है तो उसे इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, और अगेन इसके बाद वो पैसा जब वापस उनके पास आता है तो उसका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन करना बिटवीन दी ओनर्स, यानी कि अगर व्यक्ति एक है या पार्टनर्स है तो वो आपस में लेंगे, और अगर शेयर होल्डर्स है तो उन्हें डिविडेंड देंगे। तो अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये कंसर्न रहता है कि कैसे पैसे को हासिल किया जा सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अगर हम देखें तो उसके हैं दो एस्पेक्ट। कौन से दो एस्पेक्ट? पहला प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और दूसरा है यूजेस ऑफ फाइनेंस। फंड जो है इन्हें बहुत ऑप्टिमली प्रोक्योर किया जाता है, मतलब कम से कम खर्चों में अलग अलग सोर्सेस के थ्रू और कंपेयर करके, ताकि उसके जो खर्चे हैं वो भी कम हो सके और उससे जो एसोसिएटेड रिस्क हैं वो भी कम हो सके। बात करें अगर हम यूजेस ऑफ फाइनेंस की, तो जो फंड प्रोक्योर किए जाते हैं कहीं ना कहीं बिजनेस में ये प्रॉफिटेबली इन्वेस्ट किए जाते हैं। जैसे कि राजू ने हमारे केस में अगर शेयर होल्डर से 50 लाख रुपए लिए थे तो वो उसे इस तरीके से इन्वेस्ट करेगा कि उसे प्रॉफिट मिल सके। इन दो एस्पेक्ट के साथ डील करते करते फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम करता है कि जो कॉस्ट है फंड्स को हासिल करने की ये कम हो सके, रिस्क कंट्रोल में रहे, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट किया जा सके इनका, साथ ही साथ में इंश्योर किया जा सके कि जब जरूरत पड़ने वाली है उस समय फंड्स जो हैं ये प्रॉपरली अवेलेबल रहें। एक और बात, अगर कोई फंड ऐसे हैं जो कंपनी के पास कैश के रूप में रखे हुए हैं तो वो अवॉइड करेंगे कि ये जो फाइनेंस है ये आइडल ना पड़ा रहे। कहने का मतलब ये है कि खाली पैसा रखने की बजाय वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट उससे कर देंगे। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। देखो, बिजनेस में अगर आपके पास पैसा आया है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ये समझें कि ऐसा कितना खर्चा है जिसे आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, किसमें? फिक्स्ड एसेट में, यानी कि बिल्डिंग, मशीनरीज। ऐसा नहीं है कि आप सारा का सारा पैसा उसी में खर्च कर दें। और साथ ही में एक डिसीजन ये भी लेना होता है कि आपको करंट एसेट्स के ऊपर कितना पैसा खर्च करना है। तो यहाँ आपको डिसीजन लेने होते हैं कि फिक्स्ड एसेट कितने रखने हैं या फिर करंट एसेट जैसे कि कैश या इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ये सारी चीज़ें कितनी रखनी है। तो आप देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट, फिर आप देखेंगे अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। आप ये देखेंगे कि आपको ऐसे कितने पैसे हैं जो आप अरेंज कर सकते हो इन लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। फिर जब आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अरेंज कर लेते हैं फाइनेंस, तो उस केस में आपको जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है उस लॉन्ग टर्म फाइनेंस को भी ब्रेक करना होता है। कैसे? कुछ इस तरीके से कि अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिला है तो आप उसमें कितना हिस्सा रखना चाहते हो डेट का और कितना हिस्सा रखना चाहते हो किसका? इक्विटी का। डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आपके पास कल को 10 करोड़ के बिजनेस की साइज है तो इस साइज में आप कितना परसेंट डेट रखना चाहते हो और कितना परसेंट इक्विटी रखना चाहते हो। तो फर्म जो है ये रेस कर सकती है लॉन्ग टर्म फाइनेंस थ्रू इक्विटी ऑफ शेयर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड इशू ऑफ डिवेंचर, जो कि होता है क्या? एक लाइबिलिटी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही साथ में इसको लेके आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं बिटवीन डेट एंड इक्विटी। तो ऑल इन ऑल बस बात इतनी है कि आपको जो पैसे अरेंज करना है, कितने ओनर्स फंड रखने हैं, कितनी लाइबिलिटी रखनी है, कितने शेयर रखने हैं, कितने डिवेंचर रखने हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सो इट्स एज ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी। फिर ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस के सारे आइटम्स को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। कुल मिला के यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है? सैलरीज होती हैं, छोटे से छोटे खर्चे, बड़े से बड़े खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे सारे यही होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा है तो आपको पता होगा डायरेक्ट खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे सारे ट्रेडिंग में जाते हैं, तो उनको छोड़ो। यहां वाले ये जो डिसीजन होते हैं ये किस में इंपैक्ट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दैट इज जो रोजाना के खर्चे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे हैं, उन सभी पे ये इंपैक्ट डालेगा। तो ये रहा आपके पास फ्लो चार्ट।
बढ़ेंगे आगे। तो हमारा अगला टॉपिक है फाइनेंशियल डिसीजन, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो फाइनेंशियल डिसीजंस में अगर हम देखें तो ये किससे संबंधित होता है, ये समझने से पहले ये समझो, हमारे एग्जांपल में हमने राजू के पास कितने पैसे रखवाए थे, 50 लाख रुपए, और ये किसके थ्रू आए थे, शेयर होल्डर्स के थ्रू आए थे। यहां पर अब ये जो 50 लाख रुपए रखे हुए हैं, इसको लेकर राजू को डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई ये जो 50 लाख रुपए रखे हैं इसको हमें करना क्या है। तो यहाँ उसको किस तरीके के डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि कितने लॉन्ग टर्म एसेट रखने हैं, कितने शॉर्ट टर्म एसेट रखने हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन कि अगर और पैसे की जरूरत पड़ रही है तो कितना पैसा वो डेट से उठाए या फिर कितना और पैसा वो इक्विटी से उठा सकता है। साथ ही साथ में अगर उसने पहले से कोई शेयर होल्डर्स बना रखे थे, शेयर मार्केट में शेयर इशू कर रखे थे, तो उन्हें कितने जो है डिविडेंड पे किए जा सकते हैं। तो बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं बिजनेस में, बिजनेस इतना ईजी नहीं होता। तो ऐसे जो डिसीजन होते हैं यही कहलाते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। इसमें सबसे पहला जो आता है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, स्कार्स हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है। तो चाहे एक आम जिंदगी हो, चाहे बिजनेसेस की मिंटॉस जिंदगी, जो डिसीजन है वो बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है ताकि इसी लिमिटेड रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल रिटर्न्स हासिल किए जा सकें। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ इसमें जो पहली कैटेगरी आती है वो क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसमें यहाँ पर डिसाइड करना होता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या करना चाह रहे हो, जिसमें आपको इन्वेस्ट करना होता है किसमें, फिक्स्ड एसेट में। जैसे कि क्या, बड़े खर्चे भाई, सिंपल शब्दों में। आप अगर कोई नया फिक्स्ड एसेट लेना चाहते हो, राजू अगर कोई प्लांट मशीनरी लगाना चाहता है या लैंड परचेज करना चाहता है, बिल्डिंग परचेज करना चाहता है, तो वो खर्चे यहाँ होंगे। अगर उसका मन था कि कल को भाई एक नई ब्रांच डालना है तो हो सकता है वो अलग खर्चा हो, या इसके अलावा हो सकता है कि उससे कोई एक नई प्रोडक्ट लाइन डालनी हो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, उसके लिए उसको पैसे की जरूरत हो सकता है पड़ी हो। तो इसके बाद हम बात करेंगे ये जो डिसीजन होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, और ये क्यों क्रूशियल होते हैं सुन के ही समझ में आता है। मैंने ये जो सारे शब्द अभी बताए, मशीनरीज, नया प्रोडक्ट, सब बड़े खर्चे हैं, है ना। तो ये बहुत क्रूशियल होते हैं क्योंकि लॉन्ग रन में फर्म की अर्निंग कैपेसिटी यही डिसाइड करेंगे। जो डिसीजन है ये बहुत सोच समझ के लेने होते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा आउटफ्लो होता है फंड्स का, और ये खर्चे अगर हो गए तो एक बार हो गए तो हो गए, ये इरिवर्सिबल होते हैं। इसीलिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन को बहुत ज़्यादा केयर के साथ लिया जाता है, वरना इसके बहुत बुरे फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर आता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये जो खर्चे हैं ये बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं होते, ये रोजाना के खर्चों से डील कर रहे होते हैं। तो यहां आपको देखने मिलेंगे करेंट एसेट, कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गई, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, फिर डेटर हो गए, ये सब आपको इसमें देखने मिल जाएंगे। इसमें जरूरी होता है क्या, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, क्योंकि इसी से आपका साउंड कैपिटल मैनेजमेंट चलता है। कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं, कितना पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, ये सभी कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है, तभी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से चल पाएगा, वरना नहीं चल पाएगा। और इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल की। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, यहां पर ये समझो, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, फॉर्मूला इसमें नहीं लिखा, ओके। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज। लो थोड़ा सा अकाउंट भी बता दिया मैंने। तो यहाँ वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज। और अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है वो पैसा जो मार्केट में फंसा हुआ है या मार्केट में अभी यूज होने वाला है। जैसे कि अगर आप देखोगे कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में रखा हुआ है, अभी उसने पैसा जनरेट करके मालिक को नहीं दिया, इसका मतलब अभी वो किस कैटेगरी में है, वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी में। और अगर अच्छे से बिजनेस चलाना है तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल की।
अब अगर इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होगा तो उससे क्या दिक्कत होगी? दिक्कत ये होगी कि वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास अच्छे से अवेलेबल नहीं है तो कल को अगर आपको कोई पेमेंट करनी है तो आप वो नहीं कर पाओगे, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखा है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट पड़ेगी। कुल मिला के किसी को पे करना है तो पैसे होने चाहिए, और ज़रूरत से ज़्यादा पैसे है तो क्यों रखे हो भाई, कंपनी किस लिए है, तो वो भी आपकी कंपनी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। फिर आता है क्या? फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन ये डिसाइड करता है कि आप कितना पैसा कहाँ से रेज करने वाले हैं। क्वांटम ऑफ फाइनेंस मतलब कहाँ से कितना फाइनेंस आप अरेंज करने वाले हो, कितना आप लॉन्ग टर्म से लेने वाले हो, कितना आप शॉर्ट टर्म से लेने वाले हो। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ डिटरमाइन करता है सोर्स ऑफ फाइनेंस। दैट इज राजू को अगर पैसे की जरूरत पड़ी थी तो वो डिवेंचर भी ले सकता था, बैंक से भी पैसा ले सकता था, बट उसने अपने फाइनेंशियल डिसीजन में क्या किया कि वो शेयर होल्डर वाले ऑप्शन के साथ जाएगा। तो जो मेन सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के, तो ये होते हैं शेयर होल्डर फंड जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और बोरोड फंड जो कि हम अगेन डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? तो इसमें पहला है कॉस्ट। अगर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है फाइनेंसेस को अरेंज करना, जैसे कि मान लो अगर लोन ले रहे हो, इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन भी फाइनेंशियल डिसीजन पे असर डालती हैं। और हो सकता है इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो तो आप तुरंत लोन ले लोगे, तो आपका डिसीजन जो है किस पर निर्भर था? उस इंटरेस्ट रेट पर, उस कॉस्ट पर। फिर आता है रिस्क। हमेशा ये ध्यान दिया जाता है फाइनेंसेस को अरेंज करते समय कि उसके साथ कितना रिस्क जुड़ा हुआ है। मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विथ बोरोड फंड। उधार लिए गए पैसे में ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है एज कंपेयर टू ओनर्स फंड, लेकिन ओनर्स फंड में इतना रिस्क नहीं होता। इसी वजह से राजू समझदार बिजनेसमैन कौन से ऑप्शन के साथ में गया था? शेयर होल्डर्स के, क्योंकि ये किस में आता है? ओनर्स फंड में। वो डिवेंचर में नहीं गया, क्यों? क्योंकि ये किस में जाता है? बोरोड फंड में। फिर आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे खर्चे जो सिक्योरिटीज को इशू करते समय हुए होंगे, ये खर्चे राजू ने पे किए हैं, तो समझ आ जाएगा। तो इसमें क्या है? पहला ब्रोकर्स कमीशन, बीच में जितने ब्रोकर्स आए होंगे उनको पैसे दिए। फिर आता है अंडर राइटर। अभी समझ लो, अकाउंट्स भी इजी हो जाएगा। अंडर राइटर वो लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में लोगों ने नहीं खरीदे तो वो ये खरीद लेते हैं। क्या होता है, अगर मार्केट में आपने 100% शेयर इशू करे हैं तो 90% का सब्सक्राइब होना जरूरी है। लेकिन इमेजिन करो 80% लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन ये जो 10% लोग हैं इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या होगा? सेबी आपकी कंपनियों को कर देगी बाहर। क्यों? क्योंकि जरूरी है 90% जो सब्सक्रिप्शन है वो मिले। तो अब ये जो 10% है ना, इसका जो जुगाड़ लगा लिया कंपनियों ने, यही है अंडर राइटर्स। कंपनी क्या बोलेगी? बोलेगी बेटा एक काम करो, कितने परसेंट की कमी है? 10% की, आप खरीद लो, आपको शेयर मिल जाएंगे। तो वो लोग जिन्होंने कम पड़ रहे शेयर्स को खरीद लिया वही कहलाते हैं क्या? अंडर राइटर्स। और ऐसे अंडर राइटर्स को भी कमीशन देनी पड़ती है या फिर फीस देनी पड़ जाती है। तो इस तरीके के जो खर्चे होते हैं ये कहलाते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा हुई तो अगेन जो व्यक्ति है वो पैसा अरेंज नहीं करेगा, वो उस ऑप्शन के साथ नहीं जाएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट अगर कम है तो वो उस ऑप्शन के साथ चला जाएगा। देन कम्स कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इन केस कंपनी की जो कैश फ्लो पोजीशन है वो अच्छी है तो वो बोरोड फंड को भी जल्दी से पे कर पाएगी और इंटरेस्ट भी टाइमली पेमेंट कर पाएगी, और अगर नहीं है तो बैंड बच जाएगी। फिर आता है क्या? स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जब मार्केट बूम कर रहा होता है, मतलब ग्रो कर रहा होता है, तो फाइनेंसेस को इजीली रेज किया जा सकता है। किसके? शेयर के थ्रू। लेकिन डिप्रेशन के समय ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि राजू ने जब शेयर इशू किए होंगे तो उस समय अगर मार्केट बूम में होगा, बढ़ रहा होगा, तो जो शेयर खरीदते हैं लोग वो फटाफट दौड़े दौड़े जाएंगे, बोलेंगे भैया हमें भी हमें भी हमें भी। क्यों? क्योंकि मार्केट बूम में है, राजू को पैसा इजीली मिल गया। लेकिन सोचो मार्केट गिरे जा रहा है तो जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो जाएंगे डिप्रेशन में, बोलेंगे भैया अभी रिस्क नहीं ले रहे हम। तो उस समय इस तरीके के जो सोर्सेज हैं वो काम नहीं आते। जो ये तरीका है फाइनेंस का ये ईजी नहीं होता। उस समय जो डेट है ये काफ़ी ज़्यादा ईजिली मिल जाता है और राजू को फिर ना चाहते हुए भी
मार्केट की जगह किस में जाना पड़ेगा, जो अपना लाइबिलिटीज वाला ऑप्शन है, डिबेंचर वाला ऑप्शन है, डेट वाला ऑप्शन है, वो लेना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे डिविडेंड डिसीजन की। तो डिविडेंड डिसीजन का क्या मतलब होता है? सीधी बात है, ये हमारे प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो हम शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं। डिविडेंड डिसीजन इन्वॉल्व करता है कि कितना हिस्सा प्रॉफिट का जो कि आपने कंपनी ने कमाया है आफ्टर पेइंग टैक्सेस, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं आपके शेयर होल्डर में, और कितना रखना चाहते हैं बिजनेस में, ताकि कल को आपका बिजनेस आप और ग्रो करने के लिए जो उसमें पैसा इन्वेस्ट है वो कर सको। इसमें जो फैक्टर होते हैं वो है पहला, क्या? अर्निंग। वो कंपनी जिनकी हाई और स्टेबल अर्निंग होती हैं, ये हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, और वाइस वर्सा, यानी कि जो कंपनी स्टेबल नहीं है, उनकी अर्निंग हाई नहीं है, तो वो उतना जो है डिविडेंड पे नहीं कर पाते। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। तो बहुत सी कंपनियां जो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड है उस पॉलिसी को फॉलो करती हैं, और छोटे मोटे अप डाउन्स अगर उनके प्रॉफिट्स में आते भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये टेम्परेरी होते हैं। इसी वजह से ये प्रॉपर स्टेबल डिविडेंड उन्हें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। इन केस देयर आर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फॉर द कंपनी इन नियर फ्यूचर, इट विल रिटेन इट्स अर्निंग एंड दस नो और लेस डिविडेंड विल बी डिक्लेयर। भविष्य में कंपनी अगर किसी भी तरीके से एक्सपेंड करना चाह रही है, बढ़ना चाह रही है, ग्रो करना चाह रही है, तो वो डिविडेंड देने में इंटरेस्टेड नहीं होगी। वो क्या करेगी? वो पैसा अपने पास ही रखेगी प्रॉफिट का, ताकि वो पैसा वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाए, वो और ग्रो कर जाए। फिर आता है कैश फ्लो पोजीशन। डिविडेंड में आपको पता है कि कैश फ्लो देना मतलब कैश पैसा देना पड़ता है, जिस वजह से आउटफ्लो होता है, और अगर भविष्य में किसी भी तरीके के खर्चे अगर आ गए तो डिविडेंड की वजह से ये बिगड़ सकते हैं। तो अगर एडिक्वेट कैश होता है तो दिया जाता है डिविडेंड, और अगर नहीं है तो फिर नहीं दिया जाता। फिर आता है प्रेफरेंस ऑफ शेयर। इस केस में क्या होता है कि कई बार जो शेयर होल्डर होते हैं वो इच्छुक होते हैं कि भाई उन्हें कुछ ना कुछ जो डिविडेंड है वो मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं इस इच्छा को रखते हैं, और इसी इच्छा की वजह से जो कंपनीज हैं वो कई बार उन्हें क्या है, डिविडेंड प्रोवाइड कर देती हैं। फिर आता है क्या? टैक्सेशन पॉलिसी। अब आपको पता है कंपनी जो है उन्हें टैक्स पे करना पड़ जाता है, तो अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो डिविडेंड कम मिलेगा, और ऑन द अदर हैंड अगर टैक्स कम हो जाता है तो जो शेयर होल्डर्स को मिलने वाला डिविडेंड है ये बढ़ जाता है। फिर है इशू ऑफ बोनस शेयर। कंपनीज के पास अगर रिजर्व ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनके अगर रिजर्व बड़े हो जाते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं कई बार वो उनको बोनस शेयर भी इशू कर देते हैं, ताकि उनकी रेपुटेशन बढ़ सके। फिर लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन में ये साफ साफ कहा गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने जितना मुनाफा कमाया है आप उसे सारा डिविडेंड में बांट दो। आपको कुछ हिस्सा रखना पड़ेगा रिजर्व्स के फॉर्म में, और इसी वजह से कई बार अगर कंपनी चाहे भी, वैसे कौन ही चाहता है, कौन कंपनी बोलेगी कि सारा मुनाफा बांट दो, लेकिन ठीक है कंपनीज एक्ट ने बोला है तो समझ लेते हैं। तो इसी वजह से कंपनीज जो हैं ये अपना पूरा पैसा डिविडेंड के पार्ट में नहीं दे पाती। फिर आता है अगला पॉइंट, और ये क्या है? ये है फाइनेंशियल प्लानिंग। बात करें अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई हमें आखिर हमारे बिजनेसेस के लिए या बिजनेस के लिए फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है, और अगर ये जरूरत हमें है भी तो इसके फंड कौन से होंगे, और अपनी जरूरत को तय करना और उसी जरूरत के हिसाब से फंड को अरेंज करना कहलाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ ये इंश्योर किया जाता है कि एनफ फंड अवेलेबल हो कंपनीज के पास, ताकि सही समय पर वो सही जरूरतें पूरी की जा सके, उन्होंने जो कमिटमेंट किए हैं उन्हें पूरा किया जा सके। तो इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की? तो सबसे पहला यहाँ पर सही समय पर आपके पास एडिक्वेट यानी कि सफिशिएंट फंड अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ में आपको बार बार अननेसेसरीली फंड रेज नहीं करने पड़ेंगे। कल को अगर आपको आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलाना है फाइनेंशियली, तो आराम से आप उसको लेके पॉलिसी और प्रोसीजर्स बना सकते हो। इट रिजल्ट इन द प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर, और फ्यूचर से जुड़े हुए प्लान। कल को अगर आप अपनी कंपनी में
भविष्य में कुछ प्लान बना रहे हो कि हमें ये सारी चीज़ें करनी है, तो वो भी आप यहाँ से पूरी कर सकते हो और इसी वजह से आपके जो नए प्लान है ये काफ़ी स्मूथली पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर जो इनफ्लो है और आउटफ्लो है ये भी काफ़ी इजीली मैनेज हो जाता है अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है तो। फाइनेंशियल प्लानिंग एक बेस का भी काम करता है, किसके लिए? फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए। कल को अगर आपके फाइनेंसेस बिगड़ रहे हैं तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। तो हमारा अगला टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है। हमारे एग्जांपल में हमने 50 लाख रुपए अरेंज करवाए थे राजू को, कहां से? थ्रू इक्विटी। अब बिजनेस में आपको कितना इक्विटी रखना है, कितना डेट रखना है, इसी का जो आपको डिसीजन लेना है, इसे ही कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर, कि आप कहां से आपके फाइनेंस को अरेंज करने वाले हैं, कितनी आप सिक्योरिटीज को इशू करेंगे आपके कैपिटल के अगेंस्ट में। तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं ये किस में आती है? कैपिटल स्ट्रक्चर में। इसकी दो मेन कैटेगरीज हैं। ओनर्स फंड, जिसमें आपको मिलेगा शेयर। शेयर भी दो तरीके के होते हैं, एक इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। फिर साथ ही साथ में इसमें आपको रिजर्व्स भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोला जाता है। तो ओनर्स फंड के अलावा जो अगला टाइप ऑफ फंड होता है वो होता है बोरोड फंड। और बोरोड फंड में क्या क्या हो सकता है? बोरोड फंड में हो सकते हैं लोन्स, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारे के सारे। न सिर्फ ये, इनके अलावा बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं दूसरे, या फिर डिबेंचर होल्डर्स भी इसका पार्ट हो सकते हैं। टॉकिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को अगर हम देखें तो एक जो बिजनेस होता है उसको डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ता है, और यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये होता है करेंट एसेट्स पर। ये जो करेंट एसेट्स होते हैं ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें क्विकली कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो कुल मिला के कंपनी ने कुछ अगर ऐसे निवेश कर रखे हैं जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उन्हें बोला जाता है करेंट एसेट्स। तो यहां अगर हम बात करें टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल की, तो दो तरीके के वर्किंग कैपिटल होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। इनको याद रखना काफी ज्यादा इजी है। आप सबसे पहले लिखो क्या? करेंट एसेट्स। अब करेंट एसेट्स में आप यहां अगर बात कर रहे हो किस कॉन्टेक्स्ट में? इन्वेस्टमेंट के। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो तो ये बन जाएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इसी वजह से इसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट इन ऑल करेंट एसेट। ऑन द अदर हैंड अगर आपने इसमें लाइबिलिटीज को इंक्लूड कर लिया तो एक्सेस ऑफ करेंट एसेट ओवर लाइबिलिटीज इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर ली गई है, लाइबिलिटीज नहीं है, तो भाई सीधी बात है ना, ये हो गया ग्रॉस। लेकिन अगर इसी में बात कर ली गई किसकी? लाइबिलिटी की, तो ये बन जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। टॉकिंग अबाउट द फैक्टर विच अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, तो सबसे पहला है इसमें क्या? नेचर ऑफ बिजनेस। तो वर्किंग कैपिटल के लिए जो सबसे पहले ध्यान में हमें रखना पड़ता है वो है क्या? कि हमारा जो बिजनेस है इसका नेचर कैसा है। एग्जाम्पल के लिए अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नीड्स लोअर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ ट्रेडिंग कर रही है तो इनको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सीधी बात है भाई, वो मैन्युफैक्चर कर रहा है चीज़ें तो उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर स्केल ऑफ ऑपरेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े स्केल में काम कर रही होती हैं और उन्हें ज़्यादा इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी व्हेन इट इज़ कंपेयर टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। देन कम्स बिजनेस साइकिल। जब मार्केट बूम में चल रहा होता है तो उस समय वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड जब मार्केट डिप्रेशन में या लो चल रहा होता है तो उस सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के लिए जो कंपनी एसी बनाती है वो गर्मियों के समय ज़्यादा वर्किंग कैपिटल डालेंगी। क्यों? क्योंकि उस समय मार्केट बूम में होता है। लेकिन वही कंपनी जो ठंड है
उस समय वर्किंग कैपिटल जो है वो कम रखती हैं। और यहीं से हमारा चौथा फैक्टर सीजनल फैक्टर जो है ये जस्टिफाई हो जाता है। फिर आता है क्या, क्रेडिट अलाउड। अगर कंपनी अपना सामान बेचने के साथ साथ कस्टमर को फाइनेंस फैसिलिटीज भी दे रही है, उधारी में माल दे रही है, तो सीधी बात है उनको और ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कंपनी अगर किसी भी तरीके से क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं दे रही है तो उनको उतने ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, क्रेडिट अवेल्ड। अगर हम बात करें क्रेडिट अवेल्ड की, तो अगर कोई कंपनी रॉ मटेरियल खरीद रही है क्रेडिट में अपने सप्लायर्स से, तो माल उधारी में मिल गया भाई, कैश की उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर उधारी मिल गई तो कम वर्किंग कैपिटल, और उधारी नहीं मिल रही है तो लगेगी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल। फिर आता है इन्फ्लेशन। अब जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ये भी डिटरमाइन करती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, क्योंकि इन्फ्लेशन के समय रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाता है, वेजेस भी महंगे हो जाते हैं, तो इसी वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। देन कम्स ऑपरेटिंग साइकिल या टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो टर्नओवर का मतलब ये होता है कि कितनी स्पीड से वर्किंग कैपिटल कन्वर्ट हो रही है कैश में, इसे बोला जाता है क्या, ऑपरेटिंग साइकिल। कहने का मतलब ये है कि एक निर्माता, प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट है मार्केट में जाके कितने जल्दी कैश में कन्वर्ट होकर वापस मैन्युफैक्चरर के पास जा रहा है, इसे ही बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। मार्केट में जितने दिनों तक माल पड़ा रहेगा उतने दिनों तक पैसा फंसा रहेगा, जितने जल्दी वो माल बिकेगा उतनी जल्दी वो पैसा वापस पहुंचेगा किसके पास, प्रोड्यूसर के पास। तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल तेज है तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम पड़ेगी। दिस इज इट गाइस, यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा एक और चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हमने कर लिया है यहां पर कवर। बहुत ही जल्द मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको समय मिलता है तो अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी करते रहिएगा, क्योंकि उसका भी थ्योरी का हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है और भी ज़्यादा पार्ट्स अपलोड हो चुके हों। तो बीएस के साथ साथ अकाउंट्स भी प्रिपेयर करते रहना, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तब तक के लिए माय नेम इज मानव, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।